अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ईद मुबारक आप सभी को। और कैसी रही बकरीद। आज मैं आपके साथ एक बकरीद स्पेशली नॉवेल रीड करने वाली हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर लाजमी बताइएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। उफ़, इसका कान तो देखो ज़रा। उसने आके पटपटाए मुझे तंग करके। उससे खासा मज़ा आ रहा था। ये वाला तो बिल्कुल नहीं। उसके इस जुमले पर मेरा दिल चाहा कि गाड़ी में बैठी इस मोहतरमा को गाड़ी समेत ही कहीं गायब कर दूँ। वो तो एयर कंडीशन में बैठी थी और धूप में ख्वार मुझे होना पड़ रहा था। अरमान देखो, इसका ये वाला कान छोटा है। उसके इस एतराज़ पर मेरा दिल पूरी शिद्दत से चाहा कि या तो इस बकरे के कान काट दूँ या फिर इस मोहतरमे के कान पर 2 लगाऊँ। यानी कि हद ही हो गई है भाई। मगर ऐसा काम मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक किसी ने नहीं किया था, तो भला मैं अपनी होने वाली मंगेतर के साथ ऐसा सलूक कर सकता था? देखो रोहीना, ये तुम्हें महसूस हो रहा है, वरना दोनों कान तो बराबर हैं। मैंने तो उनको दिन को रात कहने वाली बात कही थी, क्योंकि ये तो मुझे भी नज़र आ रहा था कि बकरे का एक कान दूसरे कान की पैदाइशी छोटा था। मगर शायद गर्मी ने कुछ ज़्यादा ही असर कर दिया था मेरे दिमाग पर। अरमान, क्या हो गया है तुम्हें? उसने हैरत भरी नज़रों से मुझे घूरा था। अगर तुम्हें भी इस धूप में और इतने बकरों के बीच खड़ा करना पड़ा ना, तो देखूंगा कि तुम्हें कैसे दोनों कान बराबर नज़र आते हैं। तमाम बात मैंने दिल ही दिल में की। मुंह पर इसलिए नहीं कह सकता था कि अब्बा जी की लाडली को कोई कुछ कह दे और वो फिर उस ज़मीन पर ज़िंदा रह सके। नामुमकिन। मैं बेदिली से बकरे को खींचते हुए वापस ले जाने लगा। बकरे को वापस करके ज़ीशान की जान छुड़ाई। बेचारे को बकरे के मालिक ने ज़मानत के तौर पर रख लिया था। बकरा वापस लाओगे तो ये वापस मिलेगा। शायद इससे हमारी शक्लों पर एतबार नहीं आया था। क्या हुआ, फिर पसंद नहीं आया? 2 घंटे में हम रोहीना को कोई दर्जनों भर बकरों का दीदार करवा चुके थे, मगर उसने किसी को शर्फ कबूलियत नहीं बख्शा। ज़ीशान के इस सवाल पर मेरा खून खौल उठा था। हालांकि उसे मेरी शक्ल देखकर ही मालूम हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी पूछ रहा था। अबे उल्लू, अगर उसे पसंद आया होता तो मैं वापस करता। चलते चलते हमारी नज़रें गर्दानुआ का तवाफ़ कर रही थी। हर बकरे का एक्सरे कर रही थी कि शायद वो गौहरे नायाब मिल जाए। तौबा इस्तग़फ़ार, इतना तो लड़के लड़कियों को भी नहीं घूरते हैं कि जितना हम बकरों को घूर रहे हैं। मेरी आंखों के आगे अब तारे नाच रहे थे। बकरे तो दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे वो देख, ज़ीशान इतने ज़ोर से चिल्लाया कि मिनटों में सारे तारे गायब हो गए। क्या देखूं? पर फिर भी मेरी बेजारी उरूज पर थी। ओह सॉरी भाई, मैं कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था। मैंने फ़ौरन मुआज़रत की और उसके मुंह मांगी रकम अदा करे। आखिर इतना तो बनता था कि बकरा उसके पास था। अब तो मुझे बकरों की बदबू नहीं आ रही थी। मुझे उनकी मखसूस बू से सख्त नफ़रत थी। और जिस वक्त हम मंडी में दाखिल हुए थे, उस वक्त तो लगता था कि सब खाया पिया अभी बाहर आने वाला है, मगर इतने बकरों के बीच रहकर अब तो हमारे कपड़ों से भी वही बू आने लगी थी। अरे वो देखो ना, वही सफ़ेद रंग, ब्राउन पाँव, लंबे लंबे कान, छोटे छोटे गोल सींग और आंखों का रंग तो पास जाकर देखना पड़ेगा। वो मुझे खींचकर एक तरफ ले जाने लगा था। वाकई यार, ये तो बिल्कुल वही है। अब कि मेरी आंखें भी चमक उठी थीं। मगर एक बात है, वो एकदम मुँह बसोड़ते हुए बोला था। क्या? मैं बकरे के मालिक से भावताव करने लगा था। वो यार, इसकी आंखें ब्राउन हैं। तो फिर क्या हुआ? मेरा दिमाग वाकई चकरा गया था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और ताज्जुब से सर हिलाया और फिर जेबें टटोलने लगा। मैं बेजारी से उसकी हरकत देख रहा था। ख्वामख्वाह तो वक्त ज़ाया कर रहा है। आखिरकार उसने अपनी जेब से एक चरमरा सा कागज़ निकाल लिया और उसे गोल कर उस पर लिखी हुई तहरीर बाबा से बुलंद पड़ी थी। रंग सफ़ेद, पाँव ब्राउन, कान लंबे, सींग छोटे और गोल और आंखें नीली। पूरी तहरीर पढ़कर उसने कागज़ बड़े एहतमाम से तय किया और फिर इत्मीनान से अपनी जेब में ठूस दिया। तो फिर समझ में आया कि ये क्या फरमा रहा था। आंखें नीली होनी चाहिए, यानी हमें जो बकरा मतलूब है उन तमाम सफ़हात के साथ उसकी आंखें नीली होनी चाहिए, ना कि ब्राउन। ज़ीशान की पूरी तकरीर का हासिल यही था कि बकरा हमारे मतलब का नहीं है, मगर मैं सिर्फ़ एक कमी की वजह से पूरे बकरे को गंवाना नहीं चाहता था। तो फिर क्या करें? उसने पहले मुझसे पूछा और फिर सोचने लगा। क्या करें? आइडिया। सोचते सोचते वो अचानक चिल्लाया और इतने ज़ोर से चिल्लाया कि करीब खड़े लोग भी मुड़ मुड़कर उसे देखने लगे थे कि ना जाने इस बंदे को खड़े खड़े ऐसा कौन सा नादार, नायाब और अनोखा आइडिया आया है। और आइडिया सुनकर मुझे यकीन आ गया कि ऐसा आइडिया सिर्फ ज़ीशान मुर्तज़ा को ही आ सकता है। यार, इसको लेंस लगवा लेते हैं, यानी बकरे को लेंस लगवा लेते हैं। हाँ तो और क्या करें। वो बड़ा
पुरजोश था। अच्छा, तो ऐसी कौन सी दुकान है जहाँ बकरों के लिए लेंस मिलते हैं? मैंने दांत पीसते हुए पूछा था। बकरों के लिए लेंस? नहीं तो उसकी आंखों में इंसानों वाले लेंस लगवाएंगे? उसकी आंख देखकर अपनी देख चलो बस अब चलते हैं। तुम पर तो गर्मी ने मुझे से भी ज़्यादा असर किया हुआ है। अगर थोड़ी देर यहाँ और रुका तो तू खुद को भी बकरों में शुमार करने लगेगा। चल मेरे भाई बस चल। मैं बकरे को खींचने लगा। ओह भाई साहब, बकरे का मालिक हमारे पीछे पीछे भागा था। भाई साहब पहले सौदा तो कर ले। सॉरी भाई, मैं कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था। मैंने फ़ौरन मुआवज़त की और उसका मुंह मांगी रकम अदा की। आखिर को इतना नायाब बकरा उसके पास था। अब आंखें ब्राउन नहीं थी तो क्या हुआ, इस बकरे वाले का क्या कसूर था? हम दोनों खुश खुश बकरा ले जाने लगे, मगर आगे एक और मुसीबत तैयार थी। रोहिना साहिबा खुशी से तमतमाया हुआ चेहरा लिए गाड़ी से बाहर खड़ी थी। मेरी छुट्टी हिंस ज़ोर ज़ोर से सायरन बजा रही थी और किसी अनहोनी का सिग्नल देने लगी थी, और वो अनहोनी गाड़ी से कुछ ही दूर खड़ी थी, बड़े बड़े सींगों वाले सफ़ेद दूध की तरह बैल की सूरत में। भाई साहब जल्दी करें, मुझे जाना भी है। एक देहाती लपक कर हमारे पास आया था। ज़ीशान को बकरा मिलने की इतनी खुशी थी कि उसने नई मुसीबत पर कोई तवज्जो ही नहीं दी थी। तो जाओ यार, हम क्या करें? अरमान देखो, मैंने ये पसंद कर लिया है, गोया कोई बड़ा मार का सर कर लिया हो। कितना खूबसूरत है ना? मुसीबत को महसूस करना और मुसीबत में फंसना क्या होता है, इसका फ़र्क मुझे अभी अभी मालूम हुआ था। वो खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाला बैल मुझे इस वक्त जहर लग रहा था। सुरमे वाली काली सियाह आंखें गोया मुझे चैलेंज कर रही थी कि अब बताओ बच्चों, जल्दी से है जाने की, बहुत जल्दी है जाने की। ऐसी सूरत हाल में मुझे मर्द होकर रोना आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि दहाड़े मार मार कर रोऊं, क्योंकि रोहिना साहिबा की बात ना मानने की पादाश में जो सलूक अब्बा जी मुझसे करते, उसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। रूही, हमने ये बकरा लिया है और घर में बैल रखने की जगह भी नहीं है। मैंने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की। अगर ज़रा सी सख्ती करता तो मोहतरमा को कल्फ लग जाना था, जो फिर अब्बा जी से मुझे डांट पड़वाने के बाद ही उतरता। कोई बात नहीं, अब्बा जी बंदोबस्त कर देंगे। वो बोली तो मुझे ऐसे लगा जैसे कह रही हो कि अगर ना लिया तो अपना बंदोबस्त कर लो। मैं हर सूरत उसे रोकना चाहता था, वरना इस बैल की खिदमत मुझे ही करनी पड़ती, जो मुझे हरगिज़ गवारा नहीं थी। बेगम साहिबा, अगर आपको नहीं लेना था तो इतनी देर मुझे क्यों खड़ा रखा? पहले अपने साहब से पूछ लेना था ना। उसकी बात पर रोहिना का चेहरा सुर्ख हो गया था। ज़ीशान भी अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश करने लगा। बेचारा कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद था। उसने मेरे हाथों से ज़्यादा अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरा बैल ख़रीदने का कोई इरादा नहीं, लिहाजा रोहिना के लाख रोकने के बावजूद वो बैल की रस्सी थाम कर चल पड़ा था। देखा, चला गया ना? वो मुँह जोड़कर बोली थी। यार छोड़ो, मैंने दूर से ही देख लिया था, वो लंगड़ा था। अल्लाह मुझे माफ़ करे, अब तुम लंगड़े बैल की कुर्बानी करती अच्छी लगती। ये देखो, हम तुम्हारे पसंद का बकरा ले आए हैं। मैंने इसका ध्यान बकरे की तरफ मुजम्मल करवाया। हाँ हाँ, बिल्कुल वही लाए हैं जो तुमने कहा था। इस बार ज़ीशान भी बीच में बोल पड़ा और फिर से अपनी जेबें टटोलने लगा था, और उसकी इस हरकत पर मेरा खून खौल उठा। कमबख्त, भांडा फोड़ देगा। रंग सफ़ेद, पाँव ब्राउन, कान लंबे, देख लो सारी क्वालिटीज़ पूरी हैं। ज़ीशान भी बड़ा कमीना था। असल बात हज़फ करके उसने आधी लिस्ट पढ़ी और पूरी उसके एहतमाम और इत्मीनान से फाड़ कर फेंक दी। जिसकी कम जहाँ पाक, हस कम जहाँ पाक। ओह, तो तुम लोगों ने ढूंढ ही लिया है। वो बकरे की तरफ लपकी, मगर मैंने फ़ौरन से उसका पीछा कर लिया। बस बस, अब घर जाकर तसल्ली से मुआयना कर लेना। इस वक्त जल्दी से घर चलो, मेरा दिमाग फट रहा है उस बू से। घर जाकर मैं नहाऊंगा। मेरे खुदा, कितनी बू है, पता नहीं लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। मैंने इसका ध्यान हटाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की ताकि वो मेरी बात में उलझ जाए और उसकी सुई किसी और जगह ना अटक जाए। और उसकी सुई अटक भी गई, मगर बहुत गलत जगह पर। रोहिना कौन है? रोहिना मेरी इकलौती फुप्पो की इकलौती औलाद है। मेरे अब्बू इर्तिज़ा अहमद और चचा मुर्तज़ा अहमद ज़ीशान के वालिद दो ही भाई हैं। मैं अपनी अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा हूँ, जबकि मेरी बहन अलीना इकलौती बेटी है। ज़ीशान और ईशान दो भाई हैं। दरअसल मेरे अब्बू और चचा ने दो बच्चे ही अच्छे पर अमल किया था। अब्बा जी यानी हमारे दादा जान और अम्मा जी दादी जान चाहते थे कि उनकी इकलौती बेटी की इकलौती निशानी उनके ही घर आए, और इस काम के लिए मेरा इंतखाब हुआ, बल्कि करवाया गया। और ये काम ज़ीशान के अलावा कौन करवा सकता है? उसी ने अब्बा जी के कान में ये बात डाली। मैं यानी अरमान इर्तिज़ा।
उससे पूरे 3 माह 9 दिन बड़ा हूँ, तो लिहाजा मुझे यह हक हासिल है कि मैं पहले मेरी शादी हो फिर उसकी। और अब्बा जी तो इस कुर्बानी पर अश अश कर उठे थे। ये तो मुझे मालूम था कि उसकी कुर्बानी दी नहीं थी बल्कि मेरी कुर्बानी की थी, और कुर्बानी करना और देने में ज़रा सा फ़र्क है। और ज़ीशान के इस अमल से मुझे ये फ़र्क बाखूबी समझ आ गया था। वो ख़ुद अपनी खाला की बेटी के इश्क में कमर कमर तक डूबा हुआ था, और रोहिना की आमद ने उसे ख़तरे का सिग्नल दिया था कि अगर अब्बा जी उम्र का हिसाब किताब भूल कर उसका इंतखाब कर लेते तो वो कहीं का ना रहता। लिहाजा उसने अपने गले में पड़ने वाला ढोल बड़े आराम और प्लानिंग से मेरे गले में डाल दिया था, और मुझे यहाँ भी बावर करवा दिया था कि मुझे तो असल में रोहिना से बचपन से ही मोहब्बत है। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में मैंने उसे कितनी दफ़ा देखा है, महज 2 या 3 दफ़ा। असल में फूफो की शादी के बाद कनाडा चली गई थी, उनका ससुराल वही था, तो उनका पाकिस्तान आना बहुत कम था। अब अब्बा जी ये चाहते थे कि फूफो और फूफा के लिए कोई ऐसी कशिश पाकिस्तान में होनी चाहिए कि बार बार आएँ, और ऐसे में उन्हें ये आइडिया बड़ा मुनासिब लगा था, भाई मेरी और रोहिना की शादी वाला। सो इस पर अमल दरामद भी फौरी तौर पर हुआ, और अंधा किया चाहे 2 आँखें। फुप्पो की तो वली मुराद बर आई थी बड़ी ईद पर मंगनी की रस्म अदा करने के लिए। वो पूरे 20 दिन पहले पाकिस्तान आ गई थी। मैं रोहिना को पाकिस्तान में कोई और चीज़ पसंद आई या नहीं, मगर हमारे बकरे बहुत पसंद आए थे। बकरों को देखकर उसकी तबीयत उछल उठी, और लाडली नवासी की ज़िद और नाना पूरी ना करें ये भला मुमकिन था। लिहाजा हमें हुक्म मिला फ़ौरन 1 अदद बकरा हाजिर किया जाए, मेरा मतलब है कि लाया जाए। यहाँ तक तो बात ठीक थी, बकरा खरीदने में हमें कोई मसला नहीं था, मगर रोहिना साहिबा ने जो लिस्ट हमें दी थी अब फिर खुद भी साथ चलने पड़ी थी, इसने हमारी सारी गड़बड़ी कर दी थी। अब सारे बकरे में उसकी गिनवाई हुई खूबियाँ कैसे मिलती? कभी बकरा सफ़ेद होता तो पाँव काले और आंखें सब्ज़, और अगर आंखें नीली होती तो फिर बकरा रंग बिरंगा होता था। खैर हमें फिर भी वैसा बकरा मिल ही गया था, मगर आंखों का क्या किया जाए, चलो अल्लाह मालिक है। हाँ तो मैं कह रहा था, उसकी सुई बड़ी गलत जगह पर अटकी थी। बकरा बांध कर मैं 2-2 3-3 सीढ़ियाँ फलांगते हुए अपने कमरे में पहुंचा। इस वक्त थकन से बुरा हाल था, मैं अभी चेंज करना ही चाहता था कि अब्बा जी का बुलावा आ गया। या इलाही खैर। नींद से आंखें बंद हो रही थीं। ज़ीशान बदतमीज़ इंसान हमें गेट पर ही उतार कर चला गया था, अब्बा जी के हुजूर मुत्तका पेशी से बचने के लिए। उसने तो रोहिना की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल दी थी, जैसे वो मेरी मंगेतर नहीं बल्कि 2-3 साल पुरानी बीवी हो। मैंने बड़ी मुश्किलों से चेहरे के जावियों को दुरुस्त किया और अब्बा जी के हुजूर हाजिर हुआ। तुम फारिग हो? एक नज़र मेरे चेहरे और होलिये पर डालते हुए उन्होंने पूछा था। आए हाय, लगता है कमरे में बकरों का रेडियो घुस आया है। अम्मा जी ने नाक पर दुपट्टा रख लिया, तब ही मुझे वो नज़र आई। जी अभी नहाने जा रहा था। मैंने बैठने से गुरेज किया कि कहीं अम्मा जी बेइज्जती ना कर दें कि ये बकरा मेरे कमरे में क्यों बैठने लगा है। अच्छा चलो अच्छी बात है, अभी नहाए नहीं, पहले ज़रा बकरे को नहला दो। जी। मेरी बंद होती आंखें पूरी तरह खुल गई थी। नींद तो सर से पाँव तक सर तो पाँव रख कर भाग गई थी। क्या जी? मैं फ़ारसी बोल रहा हूँ। इस बेचारे को भी हक है ना फ्रेश होने का, बेचारा थका हुआ है। गश्त पूरी मंडी में हमने किया और थक वो बेचारा गया था। जाओ जल्दी करो। मुझे मालूम हुआ क्या कि अब्बा जी के मुंह में किसी की ज़ुबान बोल रही है। पहले वाले दोनों बकरों को फ्रेश करने का ख्याल उन्हें नहीं आया था, तो अब क्यों? वो बेचारा भी बू से तंग आ गया होगा ना। अब इधर से जुमला आया था, मोहतरमा ये इसकी अपनी बू है। मैं दांत पीस कर बोला था। अरमान, अब्बा जी को जलाल आ गया था। ज़्यादा बातें मत बनाओ अभी धूप से, वरना ठंड लग जाएगी उसे। किसे? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला था। भाई बकरे को और किसे? इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती है? फिर रोहिना ने दखल अंदाजी की, मगर साथ ही अम्मा जी डांट भी खाई। रोहिना अदब से बात किया करो, वो तुम्हारा, मेरा मतलब है तुमसे बड़ा है। अम्मा जी ने जुमला फ़ौरन पलट दिया था। बातें तो बच्चों वाली करता है। वो फिर भी मनमनाई थी। रोहिना, अब के अब्बा जी बोले, और मेरे दिल पर फुहार सी पड़ी थी। जी? वो मुअज्जिब सी होकर बैठ गई थी। हाँ तो साहबजादे, आप यहाँ खड़े देखते ही रहेंगे या जाएंगे भी? ये अब्बा जी की बर्दाश्त की आखिरी हद होती थी जब वो आप करके बात करते थे। मैं फ़ौरन चल पड़ा था। बकरे को नहलाते वक्त मैंने मुंह में इतनी सख्ती से बंद कर रखा था कि मेरे जबड़े भी दुखने लग गए थे। रोहिना साहिबा बड़े मज़े से सामने बैठकर अलीना से बातें भगार रही थी। मैंने गुस्से से उन्हें देखा और पानी की पूरी बाल्टी बकरे पर उंडेल दी, फिर ज़ोर ज़ोर से उसके बालों पर ब्रश फेरने लगा था।
तो भाई तू भी क्या याद करेगा कि किसने तुझे गुस्ल दिया है बच्चू? मैंने दिल ही दिल में सोचा था। वाह भाई, ये तो बड़ा खुशकिस्मत बकरा है। अरमान इर्तिज़ा के हाथों से गुस्ल ले रहा है। बकरों और बकरों की बू से मुझे सख्त चिढ़ जो थी। ज़ीशान कपड़े चेंज करके आ चुका था और अब मुस्कुरा कर मेरा दिल जला रहा था। तुम? मैंने इसे खरी खरी सुनाना चाहिए, मगर जैसे ही मुंह खोला तो बकरे ने भरपूर तरीके से अपने आप को झाड़ा। सारी छींटे मेरे कपड़ों और मुंह पर पड़ी और कुछ तो मुंह के अंदर भी चली गई। छी! ज़ीशान के कपड़ों का भी सत्यानाश हो गया। अच्छा है और भागे कामों से। मुझे तो इस तस्वुर से भी कै आने लगी थी कि बकरे का झाड़ा हुआ पानी मेरे मुंह में गया है। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा, रास्ते में पड़ी बाल्टी और एक अदद की रसीद करके उससे वॉश बेसिन की तरफ चला आया था। रोहिना और अलीना हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी और उनकी हंसी मुझे जहर लग रही थी। ये इसने क्या किया है? बामुश्किल अपनी हंसी जब्त करते हुए वो बोली थी। बाल्टी को 2 लाती मारी है, आई मीन किक। ज़ीशान परेशान सा होकर अपने कपड़ों को देख रहा था। बकरे ने कब मारी है किक? वो तो अरमान ने मारी है। ख्वामख्वाह बकरे पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? वो मुंह बनाकर बोली थी। ज़ीशान ने एक नज़र उसे देखा और फिर मेरे पास आकर आहिस्ता से बोला, हाँ यार, तेरे लिए तो ही मैं ही दुआ कर सकता हूँ। इसे बकरा तेरे से ज़्यादा अजीज़ है। आखिरकार रोहिना साहिबा पर बकरे की हकीकत खुल ही गई थी और उसने अब्बा जी के आगे रोना धोना मचा दिया था। मैंने कहा था ना नीली आंखों वाला चाहिए, फिर ये ब्राउन आंखों वाला ले आए हैं। बस मैंने नहीं लेना है ये बकरा। और हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया कि मेरी आंखें भी नीली ही हैं। अब्बा जी ने जो अपनी इकलौती नवासी की फरियाद सुनी, फ़ौरन हमारी तालबी हुई और उसके बाद जो घंघरज शुरू हुई थी तो रोहिना भी रोना भूलकर अब्बा जी के समझाने लगी थी। अब्बा जी, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा नीली आंखों वाला बकरा ले लेंगे। अब्बा जी बस करें। अब्बा जी छोड़े ना। हम दोनों खामोशी से बाहर निकल आए थे। ज़ीशान तो दुम दबाकर भाग गया था, जबकि मेरा गम व गुस्से से बुरा हाल था। हम क्या कोई छोटे बच्चे थे कि यूं छोटी सी बात पर हमें बेइज्जत कर रख दिया था? सब लोग अपने अपने कमरे में थे। मैं लॉन्ज में बैठ गया था। थोड़ी देर बाद रोहिना साहिबा सवारी भी वहां आ गई थी। मैंने एक नज़र उसे देखा और मुंह फेर लिया था। अब इतना भी क्या बचपना कि महज आंखों के रंग की वजह से हमें डांट पड़वा दी। आई एम सॉरी। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी थी। सॉरी फॉर व्हाट? मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब्बा जी इतने गुस्से में आ जाएंगे। मैं तो बस वो बिल्कुल रोने वाली हो गई थी अपनी सफाइयाँ पेश करते करते। हाँ, तुमने तो मजाक समझा हुआ था ना? मेरा लहजा मैं सारी सर्दी समेटे हुए था। अरमान प्लीज़, अब सॉरी कर रही हूँ ना? देखो, मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी शिकायत ना लगाती। प्लीज़ अरमान। अब उसके आंसू भी बहना शुरू हो चुके थे और मेरे दिल पर से जैसे मेरे हाथों से निकला जा रहा था। अच्छा, अब रोने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? उसे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ बाबा, अब जाओ। अपनी हालत पर गौर करने के लिए मुझे तन्हाई चाहिए थी, लिहाजा मैंने अपने कमरे का रुख किया था। रोहिना से मुझे मोहब्बत नहीं थी, मगर करवाई गई और ये काम ज़ीशान ने करवाया था। मगर अब मुझे उस सब से मोहब्बत हो गई थी, बल्कि बिल्कुल अचानक। और मोहब्बत करना और मोहब्बत होने में फ़र्क मुझे इस रात समझ आया था। रोहिना की सॉरी मेरे दिल पर लगी थी। मोहब्बत का होना अचानक होता है, इंसान को पता भी नहीं चलता है और मोहब्बत हो जाती है, जैसे मुझे रोहिना से हो गई है। और अगर मोहब्बत हो जाए तो लाजमी नहीं है कि अपने रवैये से ज़ाहिर किया जाए, मगर मैं चाहता था कि कम से कम रोहिना को ही बता दूं। और मोहब्बत करना वो होता है जो हम अपने खूनी रिश्तों और दोस्तों से करते हैं और उसे अपने रवैये से भी ज़ाहिर करते हैं। तो बस इतना फ़र्क है मोहब्बत करने और मोहब्बत होने में। और यही तमाम बातें मैंने ज़ीशान से भी कहीं। यार मंगनी तो बोलो मैंने अनजाने में की है। मोहब्बत वही है की तरह नाजिल हो गई है मेरे दिल में। मैं बड़े जज्बस के आलम में कह रहा था कि ज़ीशान के मुक्के ने सारा ध्यान बटा दिया था। अबे उल्लू, मंगनी के कौन से बोल होते हैं? और बाय द वे, तुम लोगों की मंगनी कब हुई है? हुई तो है तुम्हें, मगर हुई तो नहीं, मगर ईद के बाद हो ही जाएगी। मगर मैं उसे बताना चाहता हूँ, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मगर क्यों? आखिर तुम लोगों की शादी हो ही जानी है। उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही ना। वो बात दरअसल ये है, मैं रुका। शादी तो होनी ही है, अगर लव हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है? तू तो आराम से बता देना उसे। उसने चुटकियों में हल निकाला था। बता दूं, मगर कब? मैं झुंझलाया। हर वक्त तो अम्मी या चच्ची जान के साथ लगी रहती है, या फिर ईशान, अलीज़ा और
अलीना और मोहल्ले के बच्चों के साथ बच्ची बनी रहती है। कहूँ तो कब कहूँ, तो फिर उसे वॉक के लिए ले जाओ रात को और आराम से बात भी कर लेना। हाँ, वो तो जैसे चल पड़ेगी ना। मैंने उसे घूरकर एक नज़र नीचे सहन में अम्मी और चच्ची के साथ बातें करने में मसरूफ़ रोहिना को देखा था। तो ऑफ़र तो कर, वैसे शादी के बाद तेरा क्या बनेगा? उसके तो पूरे मोहल्ले के साथ बड़े अच्छे सफ़ारती ताल्लुकात हैं। वो तो शादी के बाद देखा जाएगा, मगर अभी जो मसला दरपेश है उसका हल निकालना है मुझे। चल पहले तो आइडिया नंबर 1 ट्राई कर, फिर और भी सोचते हैं। कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। शाम के वक्त जैसे ही वो मुझे अकेली मिली, मैं फ़ौरन उसके पास पहुंच गया था। पता नहीं मैगज़ीन में ऐसी कौन सी दिलचस्प खबरें थीं कि उसने सर उठाकर भी नहीं देखा था। चलो कहीं बाहर चलते हैं। मुझसे कुछ कहा तुमने? उसने चौंक कर ऊपर देखा था। नहीं, तुम्हारे फरिश्तों से। मैंने कहा है कि कहीं बाहर चलते हैं और वॉक के लिए। मैं बज़ाहिर नर्म लहजे में बोल रहा था। उसकी बेनियाजी पर मुझे सख्त ताव आ रहा था। अभी? उसने हैरत से पूछा था। अभी सूरज पूरी तरह डूबा भी नहीं था। आसमान पर अभी रोशनी बाकी थी, लिहाजा इस वक्त वॉक पर जाना उसे यकीनन अजीब लगा। मगर मैं क्या करता, मुझे तो यही वक्त मुनासिब लगा था, वरना वो तो कभी अकेली मिलती ही नहीं थी। नहीं, बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने आप को नहीं कहने पर आमादा किया था। नहीं, अभी तो नहीं, रात को चलेंगे खाना खाकर। ठीक है, तुम तैयार रहना। रोहिना, तुम्हें पता है अरमान को बकरों से नफरत क्यों है? पुप्पो अपनी लाडली को मालूमात में इजाफा कर रही थी और लाडली की दिलचस्पी देखने के लायक थी। मैं खाना छोड़कर बेजुताब खा रहा था। आखिर पुप्पो को ये बेकार की अलापने भी क्यों याद आया था? रागनी अलापना अभी क्यों याद आया था? फिर किसी वक्त बचपन में सब उसे बकरा कहते थे। अब उसे ज़ीशान ने भी लुकमा दिया और मैंने उसकी लात पर लात लजीज की थी। इस वक्त सब खाने की मेज़ पर जमा थे। इस बात से सबके चेहरे मुस्कुराहट आ गई थी। व्हाट? उसने यकीनन मुझ पर नज़रें डाली ही होंगी, मगर मैं नीचे मुंह करके प्लेट में चमचने की मौसूकी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मगर क्यों? इसे गुस्सा बहुत आता था। जब ये छोटा सा था तो बिल्कुल बकरी की तरह बिहेव करता था। जिस पर गुस्सा आता था उसके टक्करें मारता, अपना सर दीवार से टकराने लगता था। अब अम्मी अपनी होने वाली बहू की मालूमात में इजाफा कर रही थी, तो इस तरह इसका नाम बकरा पड़ गया था। सब इस बात को एंजॉय कर रहे थे। अम्मी, मैं अरमान के साथ वॉक के लिए चली जाऊं? सब जब मेज़ से उठकर चुके थे तो उसने पूछा था। मैं कुर्सी खिसकाते खिसकाते रुक गया। अरमान के साथ? पप्पो को हैरत हुई। इतने दिनों से तो डायरेक्ट हम दोनों में कोई बात नहीं हुई थी और अब वॉक के लिए जाना उनके लिए खैरियत का बायस थी। जी, अरमान के साथ। बस थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे। क्यों अरमान? हाँ, क्यों नहीं। मुझे यकीन नहीं था कि वो इजाज़त ले लेगी। फिर चलो, जल्दी से वापस भी आना है। वो फ़ौरन खड़ी हो गई थी। चलो, मैं दिल ही दिल में अल्फाज तरतीब देते हुए उसके पीछे आया था। जस्ट अ मिनट, मैं अभी आती हूँ। मुझे रुकने का कहकर वो पिछले सहन की तरफ चली गई थी और उसे वहीं टहलता हुआ उसके इंतज़ार करने लगा था। और जब वो वापस आई थी तो मेरा दिमाग भ्याग से उड़ गया था। मैंने सोचा था कि उसे तभी साथ ले चलते हैं, मैंने सोचा था कि उसे भी साथ ले चलते हैं, उसकी भी वॉक हो जाएगी। बकरे की रस्सी मेरे हाथ में थमाते हुए वो बोली थी। अब क्या खाक वॉक होगी? मेरा दिल चाह रहा था कि वहाँ से भाग जाऊँ, मिट्टी डालूँ इजहार मोहब्बत पर और फातिहा पढ़ डालूँ। पता नहीं क्यों मुझे इस बकरे से नफरत सी होने लगी थी। मेरा रकीब सा ना होता। एक बात तो मैंने रोहिना के बारे में आपको बताई ही नहीं है कि वो मुझे कम अज़ कम कभी उसके होलिये की वजह से इसे बाहर ले जाते हुए उलझन नहीं हुई थी। वो हमेशा ट्राउज़र या जीन्स पहनती थी लॉन्ग शर्ट के साथ, और उसके साथ दुपट्टा भी होता था। वो दुपट्टा 2-3 दफ़ा ही पाकिस्तान आई थी, मगर इस माहौल में ऐसे रच बस गई थी जिसे हमेशा से यहीं रहती हो। अब्बा जी और अम्मा जी के साथ वो बड़े मज़े से इंग्लिश स्टाइल पंजाबी में बातें करती थी। अब्बा जी और अपने मामू के सामने वो ऐसे दुपट्टा ओढ़ती थी जैसे अभी अभी नमाज़ पढ़कर आ रही हो। इसे ऐसे होलिये में देखकर मेरे लिए हंसी रोकना मुश्किल होता था। हम दोनों खामोशी से चलते जा रहे थे, बल्कि नहीं, हम तीनों। उस बेज़ुबान की मौजूदगी मुझे बड़ी बुरी तरह महसूस हो रही थी। आइसक्रीम खाने चलें? वो अचानक बोली थी। नहीं, मुझे डर था कि कहीं वो बकरे को भी आइसक्रीम खिलाने ना बैठ जाए। क्यों? वो मुँह बनाकर बोली थी। अब इसके साथ हम आइसक्रीम खाने जाएंगे? मेरा इशारा बकरी की तरफ था। तो क्या हुआ? ये क्या कहता है? मैं चुप रहा। बस यही तो अफसोस है ना कि ना कुछ कहता है और ना मुझे कहने देता है। अच्छा चलो, मानो कि
घर चलते हैं। उसे बड़ा शौक़ है मेरा बकरा देखने का। उसने मोहल्ले के एक बच्चे का नाम लिया और फिर हमारी तमाम वक्त बकरे को सैर करवाने में गुजरी। 10 बजे जब हम गेट के अंदर दाखिल हुए तो ज़ीशान लॉन में बेचैनी से टहल रहा था। उसका अंदाज़ा देखकर मुझे हंसी आ गई थी। बेचारा खुशखबरी का मुंतज़र था और हम सिर्फ बकरे की बातें करके आ गए थे। रोहिना अंदर चली गई थी। वाह क्या फैमिली सीन था। पीछे तुम दोनों और आगे आगे बच्चा, मेरा मतलब है बकरा। मैं बकरे को बांधने पिछले हिस्से की तरफ आ गया था और ज़ीशान भी मेरे पीछे लपका था। वैसे क्या हुआ? उसके लहजे में इश्तियाक था। बकरा, लाहौल वाला बहुत। उसने बड़ा सा मुंह बनाया था। बहुत एंजॉय किया, मैंने दांत पीसे थे। अच्छा? उसका अच्छा काफ़ी मायने खेज था, मगर हमने नहीं, बकरे ने। बेगैरत। गैर मुतवक्का जवाब सुनकर उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। कभी तो सीधी तरह बात बता दिया कर। और फिर मैंने उसे सारी बात बता दी। वो जलील पेट पर हाथ पकड़ कर बैठता चला गया था। तो तुम लोग सारा वक्त बकरे के बारे में बातें करते रहे थे। उसकी हंसी मुझे जहर लग रही थी। यार तेरा क्या बनेगा? वो हंस हंस कर पागल हो रहा था। जलील कमीने। मैंने कॉलर से पकड़कर उसे सीधा किया था। अच्छा तो अब तू क्या चाहता है? उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की हुई थी। उसका अंदाज़ा मुझे इसके सुर्ख होते हुए चेहरे से हो रहा था। बकरे को गायब करवा दो। और इतना कहकर उसकी फिर से हंसी निकल गई थी। दफ़ा हो जा। मैंने इसे देखा, धक्का दिया। तेरे से तो बात करना भी फिजूल है। रात के 12 बजने वाले थे। मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा था। मैं दिन गिन कर ईद का इंतज़ार कर रहा था। इसीलिए नहीं कि ईद के तीसरे दिन हमारी मंगनी थी, बल्कि इसलिए कि मेरे रकीब को हमारे दरमियान से हट जाना था। अब्बा जी के दोस्त मेरे बॉस थे और इसी का फ़ायदा उठाया उन्होंने और मुझे 10 दिन की छुट्टी दिलवा दी, मगर अब अपने काम के लिए, यानी बकरों की खिदमत के लिए। मगर ईद से तकरीबन 5 दिन पहले एक अजीब वाक़या रोनुमा हुआ। ऐसा अजीब सा, मेरा हार्ट फेल होते होते रह गया था। रोहिना की इनडायरेक्ट फरमाइश पर मैं बकरों को मेहंदी लगा रहा था कि वो बज़ात खुद चली आई और चुपचाप बैठकर मेरी कार्रवाई देखने लगी। मैं फिर से दिल के अल्फाज तरतीब देने लगा इजहार मोहब्बत के लिए, मगर वो खुद बोल पड़ी। तुम कितने अच्छे हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जाहिर है अपनी तारीफ़ किसे अच्छी नहीं लगती। मैं रुख मोड़कर दूसरे बकरे को मेहंदी लगाने लगा ताकि वो खुलकर हर बात कह सके। मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं था, कभी मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आया, मगर वो चुप हुई तो मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। तुम्हारा हर रूप मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा देखना, नखरे दिखाना, तुम्हारी चाल और तुम्हारी पर्सनैलिटी गज़ब की है। इतनी खुली डुली तारीफ़ मुझसे हज़म नहीं हो रही थी। कहीं दिमाग पर तो असर नहीं हो गया है, कहीं ख्वाब में। तुम्हें पता है कि तुमसे मिलकर मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है, मगर अब तुमसे जुदाई का एहसास मेरी जान निकालने लगता है। ओहो, लगता है मोहतरमा को भी मुझसे ज़्यादा शादी की जल्दी है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरे चलते हुए हाथ एकदम रुक गए। ये क्या कह रही है? इतना खुला इज़हार तुफ है मेरी मर्दानगी पर। मैं इतनी सी बात कहने में इतने दिन से हिचकिचा रहा था और इसने कितने आराम से ये सब कह दिया। यही तो फ़र्क है मशरिक़ और मगरिब में। मैं ठहरा खालिस मशरिक़ी लड़का। मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है। अब उसके लहजे में नमी थी। मेरा दिल चाहा कि पलटकर उसे तसल्ली दूं और कहूं कि अब्बा जी से कहकर शादी की डेट जल्दी फिक्स करवा लेते हैं। 1 साल का इंतज़ार कौन कमबख्त करे। मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। वो अब बाकायदा रो रही थी। तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओगे और मैं तुम्हें कभी देख ना पाऊँगी। ऐसा ना हो ये बकरा हो। बस मैं अब्बा जी को मना कर दूँगी कि वो तुम्हारी कुर्बानी ना करें। अब वो हिचकियों से रो रही थी और मैं झटका खाकर पलटा और जो मंजर मेरी निगाहों के आंखों से देखा, मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं अपनी खुशफहमियों समेत। वो अब भी रो रही थी, मगर मेरे रकीब को गले लगाकर। उसकी मेरी तरफ पुश्त थी और मुझे लग रहा था कि वो बकरा मुस्कुरा रहा है। यानी हद हो गई है। इतनी देर से वो बकरे की शान में कसीदे पड़ रही थी और मैं काट का उल्लू। मेरा दिल चाह रहा था कि जादू की छड़ी से उन दोनों को गायब कर दूं, मगर मैं चुपचाप वहां से चला आया और उसके बारे में ज़ीशान को भी नहीं बताया। अब इतना भी बेहिस तो नहीं था ना कि अपना मज़ा खुद ही बनवाता। उसके बाद तो रोहिना साहिबा ने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। सब लोग समझा कर थक गए थे। आखिरकार मुकदमा अब्बा जी की अदालत में पेश हुआ था। क्या बात है? अब्बा जी ने ज़रा सख्त लहजे में कहा था। वो अब्बा जी से बकरे से बहुत अटैच हो गई है ना, तो इसीलिए। पप्पा ने अपनी बेटी के रवैये की वजाहत देनी चाहिए थी, मगर अब्बा जी ने हाथ उठाकर मना कर दिया था और इस वक्त घर के सारे अफराद लाउंज में जमा थे।
रोहिना बेटा, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला तक ये बकरा नहीं जाएगा और ना ही इसका खून, बल्कि तुम्हारी नीयत वहाँ जाएगी। कुर्बानी का मतलब महज जानवर को ज़िबा करना नहीं, बल्कि ये नफ्स की कुर्बानी होती है। कुर्बानी हमेशा उस चीज़ की होती है जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। एक बाप को अपने बेटे से बढ़कर क्या चीज़ अजीज़ हो सकती है? मगर अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं हिचकिचाए। तुम बताओ, हो सकती है कोई शय अजीज़ औलाद से बढ़कर? गैर अहम और पुरानी अशिया तो हम वैसे ही देते रहते हैं, मगर वो क्यों कुर्बानी नहीं कहलाती? तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अब तुम खुद फैसला कर लो कि तुमने क्या करना है, सिर्फ जानवर कुर्बान करना है या नफ्स? बस इतनी सी बात उसकी समझ में आ गई और उसका वावेला ख़त्म हो गया था, मगर उसकी आंखों में हर वक्त नमी रहती थी। वो चुपके चुपके उसे साफ भी करती रहती। अब वो अपना तमाम वक्त बकरों के साथ गुजारती। मुझे अपने रकीब के साथ और भी नफरत होने लगी थी, मगर फिर ये सोचकर खुशी हुई कि बस 2 दिन की तो बात है। अगले दिन बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने एक दोस्त की शादी पर जाना था, इसीलिए काफ़ी एहतमाम पर तैयार होकर नीचे आया तो ईशान ने बाजी का पैगाम सुनाया कि बकरों को पिछले सहन से निकालकर सामने वाले सहन को कोने पर बने स्टोर में बंद कर दूं, क्योंकि हमारा पिछला सहन कच्चा था और बारिश के बाद वहाँ कीचड़ हो गया था। मैंने कभी सोचा था कि वहाँ काफ़ी ठंड होगी और उनके लिए बैठने की जगह भी नहीं होगी, लिहाजा बिना किसी पेशोपुश के मैं फ़ौरन चल पड़ा था। एक एक बकरे को ले जाने के बजाय मैंने तीनों को साथ ले जाना बेहतर जाना, क्योंकि शादी के लिए लेट हो रहा था। हमारे बकरे बछड़े जितने थे, खासे बड़े बड़े मोटे ताज़े। मुझे उन्हें ले जाने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, मगर वो अपनी जगह से हिलते तो तब ना, शायद गुस्से में थे। मगर अचानक ही उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि वो सरपट भागने लगे। तीनों की रस्सियाँ मेरे हाथ में थीं, जिन्हें मैंने मजबूती से पकड़ रखा था, लिहाजा मैं भी साथ ही खिंचता चला गया था और आखिरकार मैं मुंह के बल गिर पड़ा और वो तीनों मुझे कीचड़ में घसीट रहे थे और मेरे मुंह से रुको 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 नॉन स्टॉप निकल रहा था। शोर की आवाज़ सुनकर बारी बारी सब बाहर आ गए और आखिरकार मैंने बकरों को छोड़ दिया और उन्हें ईशान और जीशान ने मिलकर काबू में लिया। हाय अल्लाह, मेरा बकरा तो ठीक है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल चाहा किसी तरह मंजर से गायब हो जाऊं। इस वक्त भी वो अपने बकरे का पूछ रही थी। उसकी बात सुनकर अलीना को होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। अब तो मैं शादी पर जाने के काबिल ही नहीं रहा था। मेरा सूट बर्बाद हो चुका था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी। चोटें मुझे कुछ खास नहीं आई थी कीचड़ की वजह से, बस घुटने पर कोहनियाँ छिल गई थी। मेरी नफ़रत में और इजाफा हो गया था। ज़ीशान बकरे बांध कर वापस आ चुका था। आज तो बकरों ने अच्छी खासी सैर करवाई है। इस रात का बदला उतार दिया है ब्राउन आँखों वाले बकरे ने। वो हंस रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा दोस्त और कज़िन है या दुश्मन। हमेशा ज़ख्मों पर ही नमक पाशी के लिए मौजूद होता है। मैं कराहते हुए अपने कमरे में जाने लगा और अम्मी मेरे पीछे पीछे हल्दी वाला दूध लेकर आ रही थी। चांद रात को ईद के शॉपिंग पर मंगनी के जोड़े की ख़रीदारी के लिए बाज़ार जाना था। मैं जानता था कि वो रोहिना भी हमारे साथ ही जाएगी। अलीना के साथ हाथ पैगाम भिजवाया, मगर उसने इनकार कर दिया था, लिहाजा मैं खुद ही उसके कमरे में तरफ चल पड़ा था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे से मुझे वो नज़र आई, मोबाइल पर बात करते हुए। पुप्पो, आपको क्या बताऊं कि वो कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है, बिल्कुल प्रिंस चार्ल्स है, बस नखरे बहुत करता है। वो हंस रही थी। मैं उड़कर छत से लगा। मैं ज़रा साइड पर होकर उसकी बातें सुनने लगा था। शो ऑफ है, मगरूर है, मगर उस पर सूट करता है और बोलता भी बहुत है। ओहो, तो मोहतरमा ने इतने दिनों से मुझ पर इतनी रिसर्च कर ली। मुझे खुशी हुई। अगर खाना वक्त पर ना मिले तो नाराज़ हो जाता है और फिर खाता भी नहीं। अरे मेरी ये आदत इसे किसने बताई? मुझे हैरत हुई। पूरे मोहल्ले में उसके चर्चे हैं। वाकई मेरी पर्सनैलिटी के पूरे ख़ानदान में चर्चे थे। मेरे बकरे जैसा कोई नहीं है इस मोहल्ले में। मेरी खुशफहमी के गुब्बारे से फिर से हवा निकल गई थी और यूं करके घर के दर दीवार से टकराने लगा। अब तो बस मेरा बस नहीं चल रहा था कि अपना सर दीवार से टकराऊं या उसका सर पाश कर दूं, फिर उस फसाद की जड़ का ही टेटवा दबा दूं। इतनी जिल्लत, बस बहुत हो गया। शुक्र है कोई नहीं सुन रहा था, वरना मेरी क्या इज़्ज़त रह जाती। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। भाई, आपको जाना है कि नहीं? नीचे अम्मी वगैरह आपका इंतज़ार कर रही हैं। अलीना का पैगाम सुनकर मैं चल पड़ा और पीछे से उसके कहकर की आवाज़ आ रही थी, अम्मी प्लीज़ आप ज़ीशान के साथ चली जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
जब उसकी बारी आएगी तो वो साथ जाएगा। अभी तुम्हारी मंगनी हो रही है तो तुम ही साथ चलो। राइट। और डार्क ब्लू कलर मेरा फेवरेट था और अम्मी ने उसी कलर का मंगनी का जोड़ा लिया था। मेरे लिए भी ब्लू कलर का ही सूट अम्मी ने भी पसंद किया था। आखिर मॉडर्न एज की अम्मी जान थी। काश वो भी साथ होती। मैंने एक नज़र सूट को देखा था, पता नहीं उसे पसंद आएगा भी या नहीं। जिसने बकरा तक अपनी पसंद का लिया था वो किसी और की पसंद का मंगनी का जोड़ा पहनना पसंद करेगी। ईद के लिए अम्मी ने उसके लिए सफ़ेद जोड़ा लिया था जिस पर ब्राउन मोतियों के फूल बने हुए थे। खुदा खुदा करके आखिर वो दिन भी आन पहुंचा था जब मेरे रकीब से पीछा छूटना था, मगर मेरा दिल बोझल सा था। ईद की नमाज़ पढ़कर आते तो कसाई आए हुए थे। पहले अपने बकरों को आगे वाले हिस्से में मुंतकिल किया। रोहिना का बकरा अभी पिछले हिस्से की तरफ ही था। मैं चुपके से उसकी तरफ गया। मेरा रकीब, मेरे खूबसूरत लम्हों का दुश्मन, सामने खड़ा था, मगर इस वक्त मुझे उससे कोई नफ़रत महसूस नहीं हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब चला आया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। यार, तूने मुझे बहुत तंग किया है। मेरे और रोहिना के हर खूबसूरत लम्हे में अपनी चारों टांगें घुसाई हैं, और उस दिन तो मुझे लगता था कि तूने मेरे खिलाफ साजिश की थी, मुझे सैर करवाने की, है ना? मैं होले से हंसा और उसके करीब पंजों के बल बैठ गया था। मगर तुझे पता है, मुझे तुझसे भी मोहब्बत हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोहिना से हो गई थी। जो इजहार मैंने रोहिना से करना था वो बकरे से कर रहा था। है ना मज़े की बात? वो कहते हैं यार कि महबूब की गली का कुत्ता भी प्यारा होता है, और तो मेरी रूही का बकरा है। मैंने उसके गले में बाहें डाल दी और काफ़ी देर तक उसी तरह बैठा रहा था। अब बस भी कर दो, मुझे भी मौका दो अपने बकरे से ईद मिलने का। रोहिना की आवाज़ पर मैंने जल्दी से अपनी आंखें साफ़ की और खड़ा हो गया था। वो सफ़ेद कपड़ों में परी लग रही थी। ओह, तो उसने बकरे के साथ मैचिंग की हुई थी। हसद ने फिर से सर उठाया, मगर मैंने उसके सर पर पाँव रख दिया था कि कपड़े तो मेरे भी सफ़ेद थे और साथ ब्राउन वास्कट। हम तीनों फिर अकेले थे, और इस बार बकरे की मौजूदगी से मुझे ढारस मिल रही थी, क्योंकि वो मेरा राजदार था। रोहिना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर मैंने बात शुरू कर ही दी थी। वो बकरे के मुआयने में मसरूफ़ थी। कभी उसकी आंखें देखती, कभी उसके पुश्त पर हाथ फेरती। इनफैक्ट मैं काफ़ी दिनों से कहना चाह रहा था, मगर कुछ अजीब सा लग रहा था। सब कुछ तय हो जाने के बाद अब उन बातों की गुंजाइश तो नहीं निकलती थी कि दरअसल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तय हो जाने के बाद अब इन बातों की गुंजाइश तो नहीं निकलती थी कि दरअसल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई मीन आई लव यू रूही। मेरी बात उसने चुपचाप सुनी, मगर उसकी आंखें जो झुकी हुई थी अब होले होले लरज़ रही थीं। तुम भी कुछ कहो ना, मुझे लगा कि शायद कोई आ रहा है। क्या? उसने होले से पूछा था। यही कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? 2 दफ़ा तो बता चुकी हूँ, मगर तुम्हें यकीन ही नहीं आता। उसके लहजे में नाराज़गी थी। कब? मुझे ज़रा सा शक हुआ, मगर मैं यकीन करना चाहता था। 1 दफ़ा तो यही कहा था, उसने मुंह फुलाकर कहा। वो तो तुम बकरे को कह रही थी। हाँ, जब तुमने तवज्जो नहीं दी कि इतनी खूबसूरत लड़की खुद अपने मुंह से, इसीलिए मैंने अपना रुख बकरे की तरफ कर लिया था। अच्छा, तो तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। चलो, ये तो 1 दफ़ा हो गया है, और दूसरी दफ़ा कब कहा था, ज़रा बताना। मैंने उसे घूरा था जब तुम मेरे कमरे के बाहर मेरी बातें सुन रहे थे। तुम्हें पता है किसी की बातें सुनना कितनी बुरी हरकत है। वो अपनी बात भुलाकर मेरे क्लास लेने लगी थी, मगर वो भी तुम बकरे की शान में कसीदे पढ़ रही थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी थी। हाँ, तो तुम ही थे ना वो बकरे। बचपन में तुम्हारा बकरा नहीं कहते थे। वो अब भी हंस रही थी और मैं हक्का बक्का खड़ा उसे देख रहा था। ओह हाँ, अब मुझे नीली आंखों वाला बकरा नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मुझे हमेशा के लिए मिल ही गया है। वो भागने लगी, मगर मैंने उसका रास्ता रोक लिया था। रोहिना। वो फिर बकरे पर हाथ फेरने लगी थी। ईद मुबारक बकरी, मैंने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा था। व्हाट? तुमने मुझे बकरी कहा? तुम्हारी ये हिम्मत? हम बकरे के गिर्द चक्कर लगा रहे थे और वो मेरे पीछे पीछे थी। नीली आंखों वाले बकरे की बेगम को बकरी ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैंने हंसते हुए बोला था। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। वो वहाँ से वॉकआउट कर गई। हाँ बकरे मियाँ, सॉरी, मैं तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा हुआ था। अपने और रोहिना के दरमियान दीवार समझता था। ख्वाह आपको बीच में घुसाया हुआ था। आप तो हमारे दरमियान थे ही नहीं, बस मैं और वो ही थे। सॉरी यार, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी।
मैं बकरे को गले लगाए हुए कह रहा था। ज़ीशान जो अभी अभी वहाँ आया था बकरे को ले जाने के लिए, उसके सर के ऊपर से मेरी बातें गुजर रही थी। मैंने खुलकर हवा में सांस लिया और बकरा ईद की खुशियों के महक को अपने अंदर उतारा। बकरे की बू के सूरत में ख़त्म शुद। उम्मीद है ये फ़नी नावल आपको पसंद आया होगा। बकरा ईद स्पेशल नावल था और आप लोगों ने कुर्बानियाँ कर दी। जिसने बकरे की कुर्बानी हो करी हो वो प्लीज़, लड़के को इतनी मुश्किलात झेलनी पड़ी हो बकरे के लिए, लाइक उसकी खाना देना, धुलाना, वह सब साफ़ सफाई करना, वो ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको कोई नावल की रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और अगर ये नावल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरीके के किसी न्यू नावल के साथ। एक लॉन्ग नावल मुझे स्टार्ट करना है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा, इसीलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े